पानी में गया हेलीकॉप्टर, 2 पायलट्स पड़े थे पानी में और उनको रेस्क्यू किसने किया है? एक ड्रोन बोट में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ड्रोन दिखते हैं। वहाँ पे एक ड्रोन पायलट था, वो रशियन साइड पे। वो डिस्क्राइब, उसकी जो डिस्क्रिप्शन अगर आप सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कह रहे हैं इसके बाद ये होने वाला है कि ये बताने के लिए भी इंसान के पास फुर्सत नहीं है, वो कुछ और करेगा। ये रोबोट बताने वाले, एआई बताएगा कि तुमको आगे क्या करना, और वो उसको मानेंगे। वो डम ड्रोन्स इनकी बात मानेंगे। क्लॉड या चैट जीपीटी चलाएंगे ड्रोन जो है पिज्जा डिलीवरी की तरह। वो कहता है, ये लड़का कहता है कि मैं दरवाजा खोल दिया एक बार, देखा कि एक ड्रोन बाहर खड़ा है बम के साथ। इराकी जिन पे अटैक हो रहे थे, आई थिंक सद्दाम हुसैन की जो मिलिट्री, उन्होंने सरेंडर किया था। और सरेंडर किसको किया था? एक ड्रोन के मोटरसाइकिल इंजन डाल के उसको बना रहे हैं। शाहिद की जो इंजन है, शाहिद 136, जो इरानियंस बेशुमार उन्होंने फायर किए। एलियन हो सकता है। हाँ। कुछ लोगों ने उस वक्त भी, थोड़े बाद में, ये दावा किया कि ये बहुत संभव है कि चीन किसी एक ऐसी उड़ने वाली मशीन से हिमालय की तरफ से जासूसी कर रहा हो। इंडिया में तो अब तक मेरी दवाई नहीं आई ड्रोन से। दवाई नहीं है, ड्रग्स है। और वो ड्रग स्मगलर्स जो है सबसे ज्यादा जो यूटिलाइज कर रहे थे, ये जो पाकिस्तानी ड्रग स्मगलर्स। सरकार के एक बहुत सीनियर ऑफिशियल है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, सिक्योरिटी एडवाइस की वजह से उनके ऑफिस को हटाया गया वहाँ से, एक अलग जगह पे लगाए, क्योंकि उनको ये डर था कि कोई ड्रोन उड़ा के मतलब सीनियर लीडरशिप को टारगेट कर सकते हैं। ये मुझे लगता है इट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। ये जो आजकल की दुनिया है, ये एआई की दुनिया है, ड्रोन्स की दुनिया है, नई नई तकनीक की दुनिया है। हम और आप इस दुनिया में जी रहे हैं इस उम्मीद में कि 10 साल बाद बहुत कुछ बदलेगा। ये तकनीक हमारी आपकी ज़िंदगी में सहूलियतें लाएगी, और हमेशा अपडेट रहने की कोशिश करते हैं कि देखें अब नया क्या हुआ, आज कौन सा नया एआई टूल आ गया, कौन सी ऐप आ गई। तो ऐसी ही जो अपडेट आती हैं वो ड्रोन्स की दुनिया में आती हैं। हम और आप पहले थोड़े भौचक्के से होकर देख रहे थे, अब जानते हैं कि ड्रोन्स क्या होते हैं। लेकिन फिर भी ड्रोन्स की जो अपनी माया है उसमें बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी पिछले 2-4 दिनों से मैं और हमारे प्रोड्यूसर मानव ड्रोन्स के बारे में बात कर रहे थे, और तब हमने पाया कि हम बहुत कम जानते हैं इस चीज़ के बारे में। इनफैक्ट जो आने वाला वक्त है, हो सकता है वो काफ़ी ड्रोन ड्रिवन हो। केवल जंग नहीं, बल्कि बहुत कुछ ऐसा है जो ड्रोन्स करेंगे और करवाएंगे। तो आज हमने एक बार फिर सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट संदीप उन्नीथन को बुलाया है। उनसे बहुत सारे सवाल ड्रोन्स को लेकर पूछेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी इन सवालों के बारे में सोचा तो होगा, पर जवाब शायद ना मिला हो। इस पॉडकास्ट को सुनिए, हो सकता है जवाब मिल जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाकू नितिन में, और बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका पढ़ाकू नितिन में संदीप उन्नीथन जी। धन्यवाद नितिन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। और आपको पता है कि हम आपको तब याद करते हैं जब जब हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और हमें लगता है उसका जवाब आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता। थैंक यू। पिछले कुछ दिनों में ना सर, मैं अपने मोबाइल पर लगातार एक से एक जो फीड में ड्रोन्स को देख रहा हूँ। गजब गजब ड्रोन आ रहे हैं। इनफैक्ट ड्रोन्स के साथ साथ बहुत सारी फ्लाइंग मशीन्स कहूँगा मैं, वो भी दिखने लगी हैं मुझे, छोटी बड़ी। ऐसा लगता है इन्हें मुझे भी उड़ाना चाहिए। बहुत छोटी छोटी हैं, ऐसा लगता है बहुत आसान है। तो इतना सब था, मुझे लगा आपको बुला के ज़रा मैं पूछूं कि हमने तो अभी ऑपरेशन सिंदूर या उसके पहले जो सीरिया का वॉर हुआ, ये सब जो भी होता रहा, उसमें हमने ड्रोन्स का नाम सुना था जी। तो आपसे मैं समझना चाहूँगा कि एक्चुअली ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, कब से ड्रोन बनने शुरू हुए। और जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा तो मैंने पाया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ड्रोन दिखते हैं। बिल्कुल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हुआ। इनफैक्ट जो मैं कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी के सबसे एक वाटरशेड जिसको कहते हैं, वाटरशेड इवेंट तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, कि 4 साल के अंदर 1914 से 1918 तक आपने इतने सारे इनोवेशंस देखे, डिफेंस इनोवेशंस। जैसे कि शुरुआत में वो क्या कर रहे थे, कैवलरी चार्ज थे, बोल्ट एक्शन राइफल थे उनके पास 1914 में। 4 साल के अंदर ही आपको लॉन्ग रेंज आर्टिलरी दिखने को लगा, ये रेडियो कम्युनिकेशंस आ गए, टैंक्स पहली बार
रणभूमि में उतर गए, Rockets. इस तरह के वहाँ रॉकेट्स, Missile केमिकल वॉरफेयर, ये सब। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक्चुअली इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सारे टेक्नोलॉजीज की जो नींव है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगाया गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें ड्रोन्स दिखने लगे पहली बार, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ये सारे जो टेक्नोलॉजीज आज के हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इवॉल्व होते आए हैं। लेकिन उसकी अगर आप तब का और 80 साल पहले का और आज का अगर आप देखोगे, फ़र्क ये है कि सब कुछ जो है मिनिएचराइज हो गया है। और आपके मन में एक सवाल होता होगा कि इतने सारे ड्रोन्स आजकल इतने क्यों आ गए हैं? जैसे कि अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स है, बैटलफील्ड ड्रोन्स है, और वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हुए हैं पिछले 10 और 15 साल में कि सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले वाले पुराने वाले ड्रोन्स में इतने बड़े बड़े प्रोसेसर्स लगते थे, उनकी जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, इतने बड़े इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स थे कि किस तरह से ड्रोन को आप स्टीयर कर सकते हो। लेकिन आज जो है सब चिप के साइज पे हो गया है। फिर वो बैटरी, अगर आपको एक ड्रोन को पावर करना है 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो इतने बड़े बैटरीज लगाने होते हैं। लेकिन क्या हो गया, लिथियम आयन बैटरीज आ गए, कॉम्पैक्ट हो गए। फिर गाइडेंस, जैसे मैं कह रहा था कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम बड़े बड़े थे, अब तो जीपीएस वाला आ गया है छोटा। हर कोई चीज़ जो है मिनिएचराइज हो गया है, चाहे वो बैटरी टेक्नोलॉजी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चिप्स, जीपीएस चिप्स, सब कुछ जो है। और फ्लाइट कंट्रोलर, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोलर्स, जो कि ड्रोन की जो ब्रेन है। और फिर आपको ये एहसास होता है कि ये ड्रोन क्या चीज़ है। आज की जो ड्रोन 2025 में जो ड्रोन है वो 2026 बेसिकली 2025-26 में एक्चुअली लुकिंग एट अ क्वार्टर सेंचुरी फ्रॉम 21st सेंचुरी। ओके, एक ड्रोन जो है इज बेसिकली अ स्मार्टफोन विथ विंग्स। बस वही बात है। सारी जो टेक्नोलॉजीज आपके हाथ में आज है, द ओनली डिफरेंस इज कि अगर आप कॉम्बैट ड्रोन्स को देखोगे कि इट्स अ फ्लाइंग स्मार्टफोन विद अ वॉरहेड। कमर्शियल ड्रोन्स देखोगे तो इट इज़ जस्ट अ फ्लाइंग स्मार्टफोन विद विंग्स, बस फ़र्क उतना ही है। तो ये सारे जो हमने टेक्नोलॉजीज आपने देखे 21st सेंचुरी के पिछले 10-15 साल के, ऑल ऑफ इट हैज़ कम इनटू स्मार्टफोन्स, सिविलियन टेक्नोलॉजीज, एंड वहाँ से निकल के दे हैव गॉट ऑल दीज इनोवेशंस, मिलिट्री इनोवेशंस, जैसे यूक्रेन में देख रहा है, ईरान में, इजराइल में, ऑल दीज इनोवेशंस बेसिकली आर फ्रॉम कमर्शियल इनोवेशंस। ये जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह। और आज भी तो कुछ हुआ है ड्रोन की दुनिया में। आज जो ड्रोन के दुनिया में हुआ है, मतलब एक इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इट्स अगेन अ वाटरशेड इवेंट है कि हुआ यूं कि एक अपाची हेलीकॉप्टर था यूनाइटेड स्टेट्स की, ओमान के पास पर्शियन गल्फ में वो पेट्रोलिंग कर रहा था। ईरानियंस ने उन्हें शायद मिसाइल या कुछ गन फायर से उसको डाउन कर दिया, मतलब पानी में गया हेलीकॉप्टर। 2 पायलट्स पड़े थे पानी में, और उनको रेस्क्यू किसने किया है, एक ड्रोन बोट में। यूएस नेवी की एक अनमैन्ड सरफेस वेसल जिसको कहते हैं, या एक 20-30 फुट की एक बोट है जिसकी करीब 1000-1500 किलोमीटर की जो रेंज है, उसने यूएस नेवी ने उसको सीधा वहीं पे स्टीयर किया और 2 पायलट्स उसको पकड़ के वहाँ से निकल गए। ये पहली बार है कि हिस्ट्री ऑफ कॉम्बैट में कि 2 डाउन्ड पायलट्स को एक ड्रोन ने रेस्क्यू करके वहाँ से निकाला है। सो एक मतलब इट इज़ इसकी जो यूज़ केसेस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एवरी डे कुछ ना कुछ हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर तो लगातार मतलब 5th ईयर होने को आ रहा है, और 4 years दे हैव बीन फाइटिंग। पहले जब उन्होंने शुरुआत किया वो कन्वेंशनल वॉरफेयर, एकदम टैंक, वॉरशिप, फाइटर जेट, कुछ ड्रोन्स थे। 4 साल बाद आपको सिर्फ ड्रोन्स दिख रहे हैं और कुछ नहीं। पूरी जो वॉरफेयर है चेंज हो गई है इन 4 years। इस तरह की जो, और मैं एक्चुअली आई वाज़न्ट रेडी टू बिलीव दिस, लेकिन चक्रा न्यूज़ जहाँ पे मैं मेरी जो पर्सनल ये है, वेयर वी इंटरव्यूड वन इंडियन मर्सनरी, जो कि उसने वहाँ पे एक ड्रोन पायलट था वो रशियन साइड पे, वो डिस्क्राइब, उसकी जो डिस्क्रिप्शन अगर आप सुनोगे तो मतलब एकदम आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे
कि हमें जैसे जिस तरह से वॉर का सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो या फिर वियतनाम वॉर हो, उस तरह की वॉरफेयर मतलब इट्स ऑल ओवर। अब जो है इट इज़ एक नो मैन्स लैंड जैसे बन चुका है। 30 किलोमीटर्स इस तरफ, 30 किलोमीटर्स उस तरफ, और इस नो मैन्स लैंड में सिर्फ ड्रोन्स घूम रहे हैं। ऐसे आदमी तो बिल्कुल दिखते ही नहीं है, अगर दिखते हैं तो एक दो हैं, और अगर जो दिखते हैं मतलब विद इन 5 मिनट्स में उनका डेथ सर्टन है। और ड्रोन जो है पिज़्ज़ा डिलीवरी की तरह, वो कहता है, ये लड़का कहता है कि मैं दरवाज़ा खोल दिया एक बार, देखा कि एक ड्रोन बाहर खड़ा है बम के साथ, बंद करके वो भाग गए। इस तरह की अनबिलीवेबल सीन, साइंस फिक्शन फिल्म जैसे टर्मिनेटर फिल्म की सारे सीक्वेंसेस अभी रियल लाइफ में अभी प्ले आउट हो रहे हैं 2026। लेकिन जब हम ड्रोन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर है कि कोई मशीन जो उड़ रही जी है ना। और शादियों में अक्सर लोग देखते हैं, अब तो गांव देहात में भी आम हो गया है कि ड्रोन उड़ रहा है, उसमें कैमरा है। जब हमने सुना था तो हैरानी हुई थी कि कोई ड्रोन पिज्ज़ा लाया करेगा। फिर जब हमने थोड़ा बाद में देखा तो देखा कि अब युद्ध ही हो रहे हैं ड्रोन से। जी लेकिन अभी जो आप अमेरिका के रेस्क्यू के बारे में बता रहे थे, ये बोट है। जी तो ड्रोन जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तो उड़ने वाली मशीन है सिर्फ, जी। पर ये तो कोई नाव है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। नाव भी है, सबमरीन्स भी है, अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल्स जिसको तो क्या कहते क्या हैं। हो सकता है ड्रोन? ड्रोन परिभाषा की क्या है फिर? मतलब बेसिकली फिर सवाल ये है, डेफिनेशन क्या है ड्रोन की? ड्रोन इज बेसिकली एनीथिंग दैट इज अनमैन्ड, बेसिकली जो अपनी, इट हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस, इट्स ओन प्रोपल्शन, इट्स अ रोबोट, बेसिकली इट्स अ रोबोट। एक रोबोट है जो चलता फिरता रोबोट है, उड़ता है, पानी के ऊपर तैरता है, पानी के नीचे मछली की तरह वो तैरता है। तो इस तरह के इट्स बेसिकली अ रोबोट, दैट्स ऑल इट इज। और इसकी जो यूज़ केसेस है वो हमारे इमेजिनेशन पे निर्भर है, हम क्या करना चाहते हैं इससे। क्योंकि आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आप 2 पायलट्स को आप रेस्क्यू कर सकते हैं ऐसे बोट भेज के। नॉर्मली क्या होता था, पहले हेलीकॉप्टर जाते थे, फिर उसको स्पॉट करते। और आप सोच लीजिए कि एक एरिया पे जहाँ पे ईरानियंस ने फायर कर दिया हो, तो इट्स अ वेरी हैजर्डस एरिया कि वहाँ पे मिसाइल्स फायर हो रहे हैं। तो अगर आप रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी भेजो, दे आर गोइंग टू टेक फायर। अगर आप मैंड वेसल भी भेजोगे तो शायद उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक रोबोट एयरक्राफ्ट, एक रोबोट वेसल गया है, उनको रेस्क्यू करके ले आया। सो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है ड्रोन्स की, यानी कि रोबोट्स की, कि आदमी को लाइन ऑफ फायर में नहीं लाता है। आप पीछे रह सकते हैं, बहुत दूर रह सकते हैं, प्ले स्टेशन के साथ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो जाके कुछ भी करेगा, वो सोल्जर्स को रेस्क्यू करेगा। ये तो रशिया यूक्रेन में बहुत बार हो चुके हैं कि ऐसे ग्राउंड रोबोट्स है ना, ट्रैक्ड रोबोट्स जाके सोल्जर्स को उठा के लेके आया है वापस। रशिया यूक्रेन वॉर में करीब आज के दौर में मोर देन 80% ऑफ कैजुअलिटीज ड्रोन्स की वजह से हो रहे हैं। ड्रोन चलते हुए पुराने टाइम में इन फॉर्मर वॉर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मेजॉरिटी ऑफ द कैजुअलिटीज वर बाय आर्टिलरी। क्योंकि जब आर्टिलरी शेल गिरता है तो फटता है, इट कॉजेज मास कैजुअलिटीज। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ड्रोन्स इतने सारे आ गए हैं कि आप आर्टिलरी गन्स भी नहीं डिप्लॉय कर सकते। जैसे ही गन दिखा, ड्रोन गया, उड़ा दिया। तो इसलिए सब जगह अब ड्रोन ही ड्रोन है। सो द वॉरफेयर इटसेल्फ हैज चेंज्ड। और लेकिन ये नहीं कि ऐसे कट पेस्ट वॉरफेयर हो जाएगा, रशिया यूक्रेन वॉर जैसा हो गया, हर बैटलफील्ड में ऐसे ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कई अलग किस्म के वॉर्स हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंदूर पिछले साल। वो एक बहुत ही एक अलग किस्म का जंग लड़ा था हमने 88 आवर्स में, जो कि दोनों साइड्स ने अटैक किया एक दूसरे को, लेकिन किसी ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। और ये मुझे लगता है इट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर, नॉन कॉन्टैक्ट काइनेटिक वॉरफेयर, जिस पे आप ड्रोन्स फायर करोगे, क्रूज मिसाइल्स, रॉकेट्स, आर्टिलरी, उस तरह के वेपन्स यूज़ करेंगे। ये नाम कहाँ से आया ड्रोन? ड्रोन एक जैसे कि एक इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब है विच डजंट हैव इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन,
ओ तो इस तरह का एक डम रोबोट ड्रोन्स उसी कैटेगरी में आते हैं सब। जैसे कि आपने सुना है कि बी कम्युनिटी में ऐसे ड्रोन्स भी होते हैं। सो दैट इज द ओरिजिन ऑफ दिस थिंग, बेसिकली समथिंग दैट इज अ डम क्रीचर, जिसको ज़्यादा इंटेलिजेंस ना हो, तो वो उसको ड्रोन्स कहते हैं। बिल्कुल इट्स सही बेसिकली नाम है। इट्स बेसिकली डिफरेंट वर्जन ऑफ रोबोट, ज़्यादातर वही है। ओके, तो जैसे वर्ल्ड वॉर टू के बारे में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर कुछ ऐसे निशान मिलते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू में यूज़ हुआ है ड्रोन जी। जैसा कुछ। उसके आगे कोल्ड वॉर में भी हम कभी कभी देखते हैं कुछ ऐसा ही यूज़ होता हुआ। यौम किपुर वॉर के दौरान भी कुछ देखते हैं। ये सब चीज़ें क्या थी? क्या ये ड्रोन के पूर्वज हैं? बिल्कुल बिल्कुल उनके पूर्वज हैं, और इनको ज़्यादातर नॉवेल्टीज़ के तौर पे यूज़ किया जाता था कि उनके जो यूज़ केसेस थे, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि टेक्नोलॉजी उसकी ज़्यादा बल्कि थे ये, तो उनको यूज़ करते थे रिकॉनेसेंस के लिए, टारगेट टोइंग के लिए, यानी कि वो एक एयरक्राफ्ट के तौर पे वो सिमुलेट करता है और आपके एंटी एयरक्राफ्ट गन्स उस पर फायर करते हैं, मिसाइल फायर करते हैं उस पर, या फिर डिकॉयज के तौर पे इनको यूज़ किया जाता था कि आपको लगता है बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स आएंगे एक एयरक्राफ्ट की पैटर्न को मिमिक करते हैं रेडार पे, तो दुश्मन को लगता है कि भाई जहाज आ गए तो? जहाज आ गए, और वो फायर करने लगते हैं, और जैसे वो फायर करते हैं आपके रेडार्स इल्यूमिनेट होते हैं और दुश्मन मतलब वो जो एडवर्सरी के सारे मिसाइल्स आके आपको डिस्ट्रॉय करते हैं, आपके रेडार्स को। ये इजरायलीज ने किया था बेका वैली में अर्ली 80s 82 में शायद, कि उन्होंने सीरियन ड्रोन्स भेज के सीरियन रेडार्स यानी सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स को अपने पोजीशंस रिवील करने में मजबूर कर दिया, और जैसे वो रेडार्स खुल गए इनके सारे, ये मिसाइल्स आके उन पे लग गए। तो इसके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन थे, लेकिन ज़्यादातर ये रिकॉनेसेंस सर्वेलेंस उस टाइम पे यूज़ किए जाते हैं। लेकिन द अर्लीस्ट इनोवेशन ऑफ ड्रोन्स एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, जिसका नाम था डार, ड्रोन एंटी रेडार। ये जर्मन और अमेरिकन ने उसको इनोवेट किया था 1980s में कोल्ड वॉर के दौरान, और उसका ये मकसद ये था कि एक चीप इनएक्सपेंसिव लॉन्च मिसाइल, एक ड्रोन जो है बेसिक एक 50 हॉर्स पावर इंजन है, वॉरहेड है, और एक एयरक्राफ्ट का आकार दिया गया, फ्यूल भी है करीब उसका, आई थिंक इट्स रेंज वाज अबाउट 500 किलोमीटर्स इफ आई रिमेंबर करेक्टली। इसको बहुत सारे स्वॉर्म पे वो लॉन्च करते थे। ये कंपनी जो है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट कंपनी है, अभी भी है आजकल वो। तो ये जॉइंट कोलैबोरेशन का ये मकसद ये था कि जब सोवियत टैंक्स इन्वेड करेंगे या उनके सरफेस टू एयर मिसाइल्स सब आएंगे, मतलब वो सारे आर्मड फॉर्मेशन आएंगे, तो ये बहुत लार्ज नंबर्स में ऐसे ड्रोन्स को फायर करेंगे, और वो उसी टैंक्स को खास करके रेडार्स को डिस्ट्रॉय करने में वो इफ़ेक्टिव था। लेकिन ये प्रोजेक्ट कोल्ड वॉर के ख़त्म होते ही इन्होंने एक प्रोजेक्ट बंद कर दिया। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे ही ये इन्होंने जर्मन्स ने और अमेरिकन्स ने इसको म्यूज़ियम में डाल दिया, 2-3 और कंट्रीज़ ने उसी डिज़ाइन को लेके रिवर्स इंजीनियर शुरू किया अपना, और सबसे पहले जो आए थे इजरायलीज थे, उन्होंने हैरॉप और हार्पी ड्रोन्स बनाए। लॉइटरिंग, उनको लॉइटरिंग म्यूनिशंस बोलते थे, यानी कि आपने इसको लॉन्च कर दिया, वो एक टारगेट एरिया के ऊपर जाके ऐसे घूमता फिरता मिलेगा आपको, जब टारगेट आता है या आइदर अ मोबाइल टारगेट या फिर एक स्टैटिक टारगेट, वो जाके उस पर अटैक कर देता है। सो इजरायलीज ने पहले उसको ये किया, और ठीक उसी वक्त ईरानियंस ने भी इसी ड्रोन को उठा के रिवर्स इंजीनियर करके अपना शाहिद 136 बना दिया। और रिसेंटली अभी ईरान वॉर में यूएस ने भी एक ड्रोन डिप्लॉय किया है, इस तरह की जिसको कामिकाज़ी ड्रोन कहते हैं, शायद कि उनको रिवर्स इंजीनियर करके लूकस करके एक प्लेटफॉर्म बनाया, और वो बड़े सीना तान के बोल रहे थे, नहीं हमने तो ईरानियंस का ड्रोन लेके हमने उसको रिवर्स इंजीनियर करके अपना ड्रोन बनाया, लेकिन उनको खुद पता नहीं था कि ये ईरानियंस ने उनका ही कॉपी किया है। 40 साल पुराने वाले जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने ये रिवर्स इंजीनियर करके लॉन्च किया है। इसके आने से क्या हुआ है कि एक वॉरफेयर की जो वॉर फाइटिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी बदल गई है। एक
टर्म आ गया है अभी कुछ महीने से, इनफैक्ट लास्ट ईयर उसको प्रोपाउंड किया है कि प्रिसिशन मास, ये एक डाइकोटोमी टाइप का एक एक्सप्रेशन है। प्रिसिशन यानी कि बहुत कम आपको फायर करने, और मास यानी कि बहुत ज़्यादा आकार में आपको नुकसान ज़्यादा करना है। नंबर आपको फायर करने। लेकिन अच्छा। इसका ये क्या है कि क्योंकि ये कामिकाज़े ड्रोन्स अब इतने सस्ते हो गए हैं, दे बिकम सो चीप, आप उसको हज़ारों के तादाद में उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाखों के इनफैक्ट। और आप जब फायर कर सकते हैं एक फुल सैल्वो 100-200, दुश्मन कितने पेट्रियट इंटरसेप्टर्स फायर करेगा, आप दुश्मन के मिसाइल्स को, रेडार्स को ओवरवेल्म कर सकते हो इतने सारे फायर करके। तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग ऑफ ड्रोन वॉरफेयर, कि वॉर फाइटिंग इतना सस्ता हो गया है, इतने सारे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कि वॉर फाइटिंग का डेफिनेशन ही चेंज हो गया है। बिल्कुल, वो तो हमने बात भी की थी पिछले एपिसोड्स में जी। कि एयरफोर्स की क्या ज़रूरत रह जाएगी अगर आप, बस आपके पास लड़ाकू जहाज होने की ज़रूरत क्या है, आप ड्रोन चलाते रहो। तब बहुत सारी बातें हुई थी। बहरहाल सबकी ज़रूरत है, लेकिन मैं ये देख रहा था सर कि हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, ईरान की, बाकी देशों की, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ काम नहीं हो रहा था। मतलब चीन, नॉर्थ कोरिया, जी। है ना, और इधर नॉर्थ वियतनाम, इधर ही बहुत सारे मिशंस चल रहे थे, इधर भी ड्रोन्स के कुछ संकेत मिलते हैं। एक्चुअली इसके जो वन ऑफ द ब्रेक थ्रूज ये था कि 1991 में एक बहुत ही एक इनक्रेडिबल साइट था कि इराकी जो जिन पे अटैक हो रहे थे, आई थिंक सद्दाम हुसैन के सद्दाम हुसैन का जो मिलिट्री, उन्होंने सरेंडर किया था। और सरेंडर किसको किया था? एक ड्रोन के आगे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और वो एक सर्वेलेंस ड्रोन था कि ये यूएस की एक न्यू जर्सी क्लास की बैटलशिप थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, उन्होंने रिवाइव करके उसको शोर बम्बार्डमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे वो। और इसकी जो एक रिकॉनेसेंस एक ड्रोन थी, वो उसको उड़ा के, वो एक्चुअली उनको पता था कि जब ये ड्रोन आ जाता है इसका मतलब है कुछ ही मिनटों में फायरिंग शुरू हो वो भी जाती है। आने वाले हैं। तो वो आर्टिलरी शेल आने वाले, बड़े बड़े इतने 16 इंच वाले जो आर्टिलरी शेल है। तो इसीलिए एक एंड दैट्स द फर्स्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंस कि सोल्जर्स ने मतलब वाइट फ्लैग खड़ा कर दिया ड्रोन के सामने और उसको कैप्चर किया गया। सो दिस वाज ऑलवेज देयर, बट अब क्या हो गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना गिर गया कि नाउ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप मतलब मोटरसाइकिल इंजन डाल के उसको बना रहे हैं। शाहिद की जो इंजन है, शाहिद 136, जो ईरानियंस बेशुमार उन्होंने फायर किए, पूरी जो प्रोडक्शन लाइन उन्होंने रशिया को दिया हुआ है, ये सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, नॉर्मल हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके उससे बना दिया। लेकिन मेरा प्रश्न वही है कि भारत, चीन, ये जो एशिया की महाशक्तियां हैं, ये क्या कर रही थी? इन्होंने क्यों नहीं बढ़त ली इस, अगर इतना ही आसान, मतलब आसान तो नहीं था डेफिनेटली, बट आसपास के सामान को जोड़ के बनाना। तो इसके दो विकल्प है। वन इज दैट ऑफ कोर्स कि आपको यूक्रेन को कैसे ये सब पता चल गया। बिल्कुल। जब व्हेन यू आर फाइटिंग विथ योर बैक टू द वॉल, आप ना एयरफोर्स चला सकते हैं ना नेवी उनके पास थी नहीं, मतलब कुछ ही महीनों में ख़त्म हो गई उनकी नेवी। जब आप एकदम डेस्परेट हो, तब आपको ये सब इम्प्रोवाइज करना होता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स क्यों हैं? क्योंकि उनके पास कोई नेवी नहीं है, एयरफोर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सैंक्शंस इतनी बुरी तरह से उनके सैंक्शंस लगाए गए पिछले 40-45 साल से कि वो कुछ खरीद ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने ऐसा एक जुगाड़ कर दिया, बोला यार ये अच्छी टेक्नोलॉजी, हम इसको उठा के रिवर्स इंजीनियर करेंगे और हम एक ड्रोन महाशक्ति बन जाएंगे, जो कि वो है। आप सोच लीजिए, एक ईरान जैसी कंट्री, रशियन फेडरेशन जो कि एक ज़माने में एक सुपर पावर था, आप उनको ड्रोन बनाने की एक टेक्नोलॉजी आप एडवाइस कर रहे हो, आप उनको बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दे रहे हो। तो ईरान ने एकदम फोकस किया था पिछले 20-25 साल से कि कैसे हम एक ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल महाशक्ति बन जाए, और जो कि वो है आज। उनकी जो एनुअल प्रोडक्शन है, मंथली प्रोडक्शन जो है ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल्स की, 200-250 बैलिस्टिक मिसाइल वो बना रहे हैं। ड्रोन्स तो मतलब 10,000-20,000 से ऊपर वो बना रहे हैं, हर किस्म के ड्रोन्स, छोटे ड्रोन से लेके
लंबे 1500-2000 किलोमीटर के ड्रोन्स। सो ये एक जिसको कहते हैं एक पुअर मैन्स एयरफोर्स है। और ये सब बैटरी से चलते हैं? ज़्यादातर बैटरी से, या छोटे वाले जो हैं बैटरी से ही चलते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स जो हैं। लेकिन जो बड़े वाले हैं वो इंटरनल कंबस्शन इंजन से, पेट्रोल इंजन, जैसे आपने ये दुबई पे जो अटैक्स हो रहे थे आपने देखे होंगे वो वीडियोस, तो एक बजिंग साउंड है जैसे मोटरसाइकिल आएगा ट्रर करके, वो तो वैसे ही मोटरसाइकिल इंजन जैसे ही है। ओहो, 2 स्ट्रोक इंजन, कभी कभी 4 स्ट्रोक इंजन। अच्छा, वो आवाज ये थी। हाँ, तो इसलिए वो उसको डूडल बग बोलते थे, क्योंकि वो आवाज की वजह से। और ये सारा जो इन्वेंशन है बेसिकली इट इज द जर्मन्स, उन्होंने, दे आर द फादर्स ऑफ ऑल दिस। V1 रॉकेट, V2 मिसाइल, सारा उन्होंने इनोवेट किया था। और जैसे वो ड्रोन एंटी रेडार डोर्नियर की जो इन्वेंशन है वो भी जर्मन्स ने बनाया। लेकिन जब तक कोई देश को, या तो फिर उनके पास कोई और साधन नहीं हो, या फिर वो मतलब जंग लड़ रहे हो एंड दे आर इन द मिडल ऑफ कॉम्बैट, दे हैव टू इम्प्रोवाइज। इस तरह के इनोवेशंस तभी आते हैं। हाँ, उसके पहले तो, लेकिन सर 10 साल पहले तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। 10 साल पहले क्या था कि ये ब्रेक थ्रूज जो मैं बात कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमराज, जीपीएस, चिप्स, सब बैटरीज, ये सब जो है पिछले 10-15 साल में आ गए ये ब्रेक थ्रूज, जिसकी वजह से हम पहले, फिर क्या है, हम हॉबी ड्रोन्स बना रहे थे, वो शादी वाले ड्रोन्स, जी हाँ, DJI वाले ड्रोन। एक्चुअली ब्रेक थ्रू किया था चाइनीज ने। उन्होंने इतने लेवल पे उन्होंने बना दिया कमर्शियल ड्रोन्स को। उन्होंने करीब 15 साल पहले ये डिसाइड कर लिया कि ये ड्रोन जो है फ्यूचर है, हम इस मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। उन्होंने कमर्शियल मार्केट को पूरा कैप्चर कर दिया। लेकिन जब ये ड्रोन्स आने लगे तो लोगों ने सोचा, यार ये जो पिज़्ज़ा हम फिट करके भेज रहे हैं लोगों को, क्यों ना हम एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड भी फिट कर दे, RPG-7 जिसको आपको फायर करना होता था एक ट्यूब से, हम एक RPG शेल ही फिट कर देते हैं और उसको डिलीवर कर देते हैं दुश्मन के पास एक बहुत ही कम दाम में, मतलब $10,000 से भी कम दाम में आपने एक स्मार्ट प्रिसिशन मिसाइल बना दिया है। RPG जो रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड की जो रेंज है 3 या 4 किलोमीटर, आपने उसको 500-600 किलोमीटर का कर दिया है। और उस पे भी आप इनोवेशंस कर रहे हैं। तो ये एक कमर्शियल थी। और जैसे मैं कह रहा था, चाइनीज़ ने इसको इनोवेट किया था, मास प्रोड्यूस किया था। जब मास प्रोडक्शन हो गया, दाम गिरने लगे, बैटरी सब जगह आ गई, मोटर्स, रोटर, सब जो है ये मास प्रोडक्शन की वजह से हुआ। इसी से मुझे याद आया, और यही मैं आपसे बार बार पूछ रहा था कि हम वेस्ट की बात करते हैं, इन्होंने ये बनाया वो बनाया, क्यों एशिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था? चाइना क्यों नहीं बना रहा था? इंडिया क्यों नहीं बना रहा था? लेकिन मुझे याद आया कि पढ़ाकू नितिन का दूसरा या तीसरा एपिसोड था जिसमें हमने एलियंस पे बात की थी जी। और उसमें हुआ ये कि उसमें एक इसरो के वैज्ञानिक थे और एक और वैज्ञानिक थे, दोनों अलग अलग मत के थे। वो कहते थे होते हैं, कहते नहीं होते हैं। तो इसरो वाले थे, वो एक्सपीडिशंस पर जाते थे, जैसे वो कई बार हिमालय में जा चुके थे। उनका दावा था उन्होंने एलियन देखा है, और एक्चुअली उनके पास एक फोटोग्राफ था, और फोटोग्राफ इंडिया टुडे में छपा था। वो बलून वाला जो है? नहीं, उसमें ये था कि हवा में जो उनका कहना भी था कि कोई चीज़ उड़ रही थी। वो तो अपना सो रहे थे, उनके स्टूडेंट्स ने कहा, तो वो गए तो कुछ आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कोई चीज़ है जो हवा में उड़ रही है, बहुत नीचे आई, सब ने उसको देखा, ऐसा लगा उसने उनको देख लिया है, और फिर वो ऊपर गई और गायब हो गई, जैसी बातें थी। समुद्र टापू वाले इंसिडेंट नहीं, लद्दाख, ये सर 90 के बाद की बात है, शायद 2000 के आसपास की। तो पर मैं ये कह रहा हूँ कि तब तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि ड्रोन जैसा कुछ बन रहा होगा। उनका कहना था कि ये इस तरह की कोई चीज़ थी कि ऐसा लगता है कि कोई एलियन हो सकता है जो उड़ा रहा हो सकता है उसमें कोई एलियन रहा हो, क्या पता वो एलियन ही उड़ रहा हो। बट कुछ लोगों ने उस वक्त भी, थोड़े बाद में, ये दावा किया कि ये बहुत संभव है कि चीन किसी एक ऐसी उड़ने वाली मशीन से हिमालय की तरफ से जासूसी कर रहा हो। तो ये एक तरह के ड्रोन्स हो सकते हैं
जिन्हें बहुत पहले बना लिया गया, आज जैसे उन्नत नहीं थे लेकिन ठीक ठाक थे, जासूसी तो कम से कम कर ही लेते थे। और चीन इतना पीछे भी नहीं था, बल्कि अब थोड़ा खुल गया है तकनीक का मामला, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें पहले कर ली हैं, बता नहीं रहे थे। बिल्कुल। उनमें चीन एक है। ये भी हो सकता है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं यूएस में बहुत सारे यूएफओ साइटिंग्स हुए और 1970s और 1980s में कई अलग अलग आकार के जहाज दिखने लगे और बहुत सारे ये जो एयरक्राफ्ट थे वो क्लासिफाइड यूएस एयरक्राफ्ट थे, जो कि वो स्कंक वर्क्स वगैरह थे, वो उनकी जो हाईली क्लासिफाइड स्पाई एयरक्राफ्ट थे, जो कि कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में वो आज तक उन्होंने डिक्लासिफाई नहीं किया, वो बोलते नहीं है, बताते नहीं, क्योंकि ये स्पाई एयरक्राफ्ट है। ज़्यादातर अगर आप बोल दिए तो आप मतलब उसका एक शेप और फॉर्म पता लग जाता है और दुश्मन मतलब अलर्ट हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज उनके बारे में वो बात नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स भी हैं उनके पास, फ्लाइंग मशीन, देखने में हेलीकॉप्टर जैसे नहीं लगेंगे, लेकिन एकदम मतलब उसको घोस्ट हॉक जिसको कहते हैं, ओसामा बिन लादेन वाले रेड में उसको पहली बार यूज किया गया। और उसका एक घोस्ट हॉक करके एक हेलीकॉप्टर है, दो हेलीकॉप्टर थे, जो क्रैश, दोनों को कह रहे हैं हम। अच्छा, वो ऐसे थे, वो एक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर था जिसको उसका आकार आज तक उसको शायद फोटो भी बहुत कम दिखे हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसमें उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय वहीं कर दिया था, वहीं पर। बिल्कुल। बट मुझे उस वक्त वो डिटेल पढ़ते हुए ये लगा, और बाद में फिल्म भी आई, डॉक्यूमेंट्री आई, इतनी चीजें आई कि ये शायद नॉर्मल हेलीकॉप्टर है। नॉर्मल मतलब उनके डिफेंस के हेलीकॉप्टर हैं, बट मुझे ये नहीं पता था आप जो कह रहे हैं कि वो ऐसे कुछ गुप्त टाइप हेलीकॉप्टर, गुप्त स्टेल्थी हेलीकॉप्टर थे वो। हाँ ठीक है, रडार नहीं बहुत पकड़ता, ही रेडार नहीं पकड़ता है, लो ऑब्जर्वेबल है, उसकी जो रूटर्स है उससे कम आवाज निकलती है, उस तरह के बहुत सारे जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसी तरह का एक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर उन्होंने बनाया। वो उसके ज़्यादा फोटोज आज भी अवेलेबल नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो इसे कोवर्ट इंसर्शन टाइप ऑफ मिशंस के लिए, जैसे इस तरह की जो बहुत ही हाईली रिस्की मिशंस है, अबोटाबाद वाले जो ऑपरेशन उन्होंने किया था, तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसको क्लासिफाइड प्रोग्राम्स बोलते हैं, ब्लैक प्रोग्राम्स बोलते हैं मिलिट्री में। हमारे पास तो इस तरह के हैं नहीं। हमारे जो ब्लैक प्रोग्राम ज़्यादातर वो सबमरीन, आप कह रहे हैं हमारे पास ऐसे है नहीं, एविएशन एरियल वाले नहीं है। अच्छा। ज़्यादातर हमारे सबमरीन जो है वही हमारे ब्लैक प्रोग्राम्स है, बट वो तो ज़्यादातर लोग जानते हैं उनके बारे में, न्यूक्लियर सबमरीन्स। बिल्कुल, बट सब जानते हैं सब जानते हैं। क्या ऐसा संभव है कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ये जो देश हैं जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं तकनीक की दुनिया में, जो उड़ने वाली चीज़ें बनाते हैं, जहाज भी जिनमें शामिल हैं, इनके पास ऐसी उड़ने वाली मशीनें भी हों जिनके बारे में अभी आपको तो पता नहीं है, नहीं आइडिया, लेकिन हम जैसे आम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि उनका रूप, रंग, तौर तरीका कुछ और है, और हमें नहीं पता। बस आप यूएफओस की बात करें, जिस तरह के यूएफओ तो एक टर्म हो गई, हाँ, ये कि आप अनआइडेंटिफाइंग है वो, बट मैं ऐसी चीज़ों की बात कह रहा हूँ जैसे ड्रोन ही है। जब तक हमें ड्रोन के बारे में उतना पता नहीं था, अगर उड़ता कोई दिख जाए तो कोई यही कहेगा कि ये तो कोई चमत्कारिक सी चीज़ है, पता नहीं कहाँ से उड़ रही है, एलियन ऑब्जेक्ट है, हो सकता तंत्र मंत्र हो, कोई एलियन हो। तो मैं अब पूछ रहा हूँ कि ड्रोन तो पता लग गया, क्या इससे आगे की भी कोई चीज़ हो सकती है? जैसे मैं कह रहा था, ये बहुत ऐसे संभव, ये इट्स क्वाइट पॉसिबल, ये रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी में है कि बहुत सारे ऐसे क्लासिफाइड प्रोग्राम्स पे वो वर्क कर रहे हैं जो कि कम लोगों को पता है। एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके, मैग्नेटिक प्रोपल्शन, व्हाटएवर कटिंग एज जो भी होता क्या है, थोड़ा हम आम लोगों पर दया करते हुए सरल भाषा में समझाइए। सो बेसिकली मेन जो चीज़ है एविएशन की, जो आज फोकस है, जैसे कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात हम करते हैं, नॉर्मली जो है 1st जनरेशन से 4th जनरेशन तक की जो टेक्नोलॉजीज थे वो ज़्यादातर सिमिलर टेक्नोलॉजी थे, फास्टर, हायर, मोर मैनूवरेबल, फ्लाई बाय वायर, मिसाइल्स वगैरह। लेकिन 5th जनरेशन के बाद जो टेक्नोलॉजीज आने लगे हैं वो ज़्यादातर उसको स्टेल्थ पे फोकस किया जाता है कि एक आप सोच लीजिए, एक 25 टन 30 टन एयरक्राफ्ट को एक पंछी के आकार में अगर, या फिर एक गोल्फ बॉल के आकार में अगर आप रेडार पे दिखता है, तो आप सोच सकते हैं किस तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज उन्होंने यूज़ किए, मटेरियल्स
अलग से यूज़ करते हैं उस पर, उसकी जो प्रोपल्शन है हाँ, एकदम पेंट थोड़ा अलग है वो, पेंट अलग है, उसकी जो आकार है वो अलग है, दिखना नहीं चाहिए रडार दिखना नहीं, बिल्कुल एकदम बस। घोस्ट की तरह, मतलब भूत की तरह वो आता है, अपना बॉम्ब्स या मिसाइल ड्रॉप करके निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है आपके रडार्स को। तो आपको मतलब एक कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ रेडार डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज B2 बॉम्बर को लेकर यूज भी कर, रहा है बिल्कुल बहुत। ऐसे ही है, B2 बॉम्बर भी कुछ वही लोग है। हैरान रहे हैं कि जो आप जनरेशन्स की बात कर रहे हैं, जी। तो जहाज बने या कुछ भी बने उसका एक तरीका है, 1 2 3 4 5 लेवल है। Right. लेकिन B2 बॉम्बर के लिए कहा गया कि अचानक से जंप मार के क्या बना दिया, ये बीच की जनरेशन्स कहाँ हैं? 5th जनरेशन तक पहुंच गए एक्चुअली। B2 ऑल्सो, B2 और जो अब आने वाले हैं B21 जो है रेडर बॉम्बर जो है, दीज आर ऑल स्टेल्थ बॉम्बर्स, यानी कि क्वाइटली वो किसी भी एयर स्पेस को पेनिट्रेट कर सकते हैं, बड़े लंबी दूरी तक वो जा सकते हैं अंदर, और फिर वो टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और स्टेल्थ का ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब अगर किसी ने आपको नहीं देखा, इसका मतलब है आप उसको देख रहे हो, वो आपको नहीं देख पा रहा है, और आप वो जो जिसको कहते हैं फर्स्ट शॉट फर्स्ट किल, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है, तो मतलब आप दुश्मन को गिरा सकते हैं इससे। इसका एक काउंटर ये भी है कि जिस तरह से रेडार टेक्नोलॉजीज बढ़ रहे हैं, उससे जो है स्टेल्थ इट्स इन अ फ्यू इयर्स बहुत बेकार हो जाएंगे। अच्छा। अभी के जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आप यूज कर ये रहे हैं बेकार हो जाएंगे। बेकार हो जाएंगे, इसीलिए यू हैव टू नाउ मूव टू अनदर लेवल ऑफ स्टेल्थ, या फिर आपको एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट यूज करने, हाइपरसोनिक यानी मार्क 5 से फास्टर। तो टॉम क्रूज की एक फिल्म है जो टॉप गन 2 की जो ओपनिंग है, वो इस तरह की एक काल्पनिक एक एयरक्राफ्ट है जो कि हाइपरसोनिक एक एयरक्राफ्ट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग इसी टेक्नोलॉजीज पे फोकस कर रहे हैं। या तो आप स्टेल्दी है, आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप है या नहीं है, भूत की तरह आएंगे, या फिर आप एकदम हाई स्पीड पे, इतनी हाई स्पीड पे आप आके अटैक करके निकल जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इससे पायलट रहित हो सकता है। फ्यूचर में यही हम जो जिस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे हैं, वो फर्स्ट लेवल मैं मानता हूँ, ये मेरी क्लासिफिकेशन है, एक पहले लेवल पे है। सेकंड लेवल जो होगा, जो आने लगा है ऑलरेडी, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, जिसका मतलब है कि एक मैन पायलट के साथ एक बडी होगा जो कि एक ड्रोन होगा, अनमैन्ड है, आगे आगे चलेगा, आगे चलेगा, दाएं बाएं सबसे चलेगा। दाएं बाएं चलेगा, आधे उधर जाओ आधे उधर जाओ, और वो बीच में हम होंगे, और मतलब इंसान बैठा होगा। बिल्कुल। और ही इज अवे फ्रॉम डेंजर। जी। सबसे खतरनाक मिशंस जो है ये ड्रोन, यानी कि ये आपकी जो बडीज है अनमैन्ड ड्रोन्स, वो करेंगे। उससे आगे वाले जो लेवल है कि आप, ये जो मैन पायलट है ज़मीन पे बैठा रहेगा, ज़मीन पे बैठा रहेगा, एक बर्गर खा रहा होगा, कोक पी रहा होगा, और कंट्रोल कर रहा होगा ये। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो एक नौजवान बीच हो, में भी हो कोई भी, अच्छा नौजवान भी ना हो, 50 चाहे 60 70 साल का भी राइट, कोई भी एज का, एज लॉन्ग एज ही इज मेंटली फिट। यस। और उससे आगे भी ये होगा कि जो मैं कहता हूँ वो टर्मिनेटर जैसा एक सीन हो जाएगा, इंटेलिजेंट मशीन्स की मशीन ही डिसाइड कर रहे हैं कि भाई दैट इज द मोस्ट डेंजरस लेवल। तो AI, यू आर बेसिकली AI इनेबल्ड रोबोट्स, जो कि वो ऑलरेडी हमको उसकी जो पहले वाले कॉन्टूर्स दिखने को मिल रहे हैं कि एक ये डिसाइड कर रहे हैं, स्वॉर्म ड्रोन्स जा रहे हैं और वो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं टारगेट, अरे अच्छा आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, मैं इस टारगेट को लूँगा। तो उस लेवल पे ऑलरेडी हम हैं। मतलब आपने जो शुरू में कहा, ड्रोन एक ऐसी मशीन है जो डम है, लेकिन इंसान चला रहा है, इंसान बता रहा है, तो वो अपने टारगेट को हिट कर रहा है। आप कह रहे हैं इसके बाद ये होने वाला है कि ये बताने के लिए भी इंसान के पास फुर्सत नहीं है, वो कुछ और करेगा, ये रोबोट बताने वाले, AI बताएगा कि तुमको आगे क्या करना, और वो उसको मानेंगे, वो डम ड्रोन्स इनकी बात मानेंगे। क्लॉड या चैट GPT चलाएंगे ड्रोन्स को, और वो इंटेलिजेंट हो जाएंगे। और जैसे कि वो टर्मिनेटर सीरीज की जो सारी मशीन्स हैं, क्या नाम था उस कंपनी का, उसमें टर्मिनेटर में जो मानव बताएगा, इंटेलिजेंट ब्रेक थ्रू करती है, जो में स्काईनेट 1980, सोच लीजिए आप, 40 साल 45 साल पहले इस जेम्स कैमरून ने इसको लिखा है कि एक
ऐसा ज़माना आएगा जबकि एक इंटेलिजेंट मशीन दुनिया को टेक ओवर करेगा और फिर रोबोट्स ही फाइट करेंगे और इंसानों को ख़त्म कर देंगे। इस तरह के जो डूम्सडे सिनारियोज हम आज बात कर रहे हैं, और ये जो स्काईनेट वाली जो रियलिटी है, साइंस फिक्शन है, आज रियलिटी में बदल रही है। तो ये ड्रोन्स जो हम देख रहे हैं, बिल्कुल एक अंग्रेजी में वो कहावत है ना कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो ये जो शादी वाले ड्रोन से हम खेल रहे हैं, एक्चुअली इवन इन वॉरफेयर ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अल्टीमेट वो जो है जबकि ड्रोन्स ही डिसाइड करेंगे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट जियोपॉलिटिकल माइंड्स। उन्होंने कुछ 8 साल पहले कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो भी मास्टर करेगा इसको, वो तो मतलब दुनिया का राजा बन जाएगा, विल बी द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। उसको पता था कि इसकी क्या यूटिलिटी है, कि इट कैन कंट्रोल मशीन्स। अगर आप मशीन्स को कंट्रोल करोगे, यू डोंट नीड मैन इन द लूप को आप पूरी तरह से हटा दोगे। क्यों नहीं कर लिया उन्होंने उसको मास्टर, रूस ने? क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे एआई में जितना कि यूनाइटेड स्टेट्स कर रही है। इलॉन मस्क कहाँ पैदा हुआ? वो पैदा तो कहीं और हुआ है। वो पैदा साउथ अफ्रीका में था, लेकिन इलॉन मस्क वो बना यूनाइटेड स्टेट्स में, सिलिकॉन वैली। वो सिलिकॉन वैली के प्रोडक्ट्स है सारे। जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स कर रही है, वो तो दुनिया से मतलब वो 10-20 गुना आगे बढ़ रहे हैं। और उनको एक थोड़ा सा एक झटका मिल गया ईरान में। अब वो कह रहे हैं कि भाई जैसे एक दूसरी कहावत है कि टेक्नोलॉजी कैन नॉट बिकम स्ट्रैटेजी। लेकिन कौन समझाएगा इनको कि उनका अब ये मानना है कि भाई हमने तो इतना किया ईरान के साथ, लेकिन शायद हमने बहुत सारे ड्रोन्स नहीं यूज़ किए। अगर हम 1 मिलियन ड्रोन्स डिप्लॉय करते तो हम जंग जीत जाते। तो वही एक अल्योर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, तो अगली बार वो ये भी करेंगे। शायद अभी कर रही होंगे, वो ऑलरेडी देर। हाँ, ये आपने बात बताई तो वो बोट आई या बोट, और तो वो कहेंगे देखिए ये तो फ्यूचर है। फ्यूचर तो कल नहीं आज ही हो गया है। तो आज से हम इतने सारे बोट्स निकालेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है ऑलरेडी दे आर ऑन कोर्स करेक्शन मोड कि हम कैसे इस फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर को हम कैसे लड़ेंगे, कितने मिलियन ड्रोन्स हम डिप्लॉय करेंगे। तो इट इज़ बेसिकली द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर इज गोइंग टू बी ड्रोन ऑन ड्रोन। अच्छा, क्योंकि ड्रोन पर पॉडकास्ट है और ये तो कम से कम मुझे आपसे समझ में आ ही गया है कि ड्रोन सिर्फ वो नहीं होता कि जो उड़ा मारा ये वो। ड्रोन के बहुत सारे यूजेस हैं जी। अब मुझे बताइए, जो मैं शुरू में कह रहा था कि मैं जब फीड्स देख रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी कंपनियां दिख रही हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं कि वो छोटी छोटी कार टाइप बना रही हैं। उसमें एक आदमी बड़ी मुश्किल से फंसा हुआ है जी। हेलमेट पहना और वो उड़ रहा है, उड़ा गया, पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया और बैठ गया। ये तो वो हुआ कि एक व्यक्ति ने चलाया। क्या ये भी मुमकिन है आने वाले वक्त में कि इसको चलाने की भी जरूरत ना पड़े, वो व्यक्ति बस बैठे और चलाने वाला कहीं और से ऑपरेट? बिल्कुल, ये ऑलरेडी डिस्कस किया जा रहा है कि 2030 और 2040 के बीच में इस तरह के ड्रोन टैक्सीज आ जाएंगे। यानी कि 5-6 साल के अंदर पहले इस तरह के ड्रोन टैक्सीज हमें देखने को मिलेंगे सिटीज़ में, शहरों में। और उसके बाद तो इट विल एक्सप्लोड। काम हो रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं इसमें। इट्स अ ह्यूज बिजनेस। सब ने अपने पेजेस बना रखे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। और ये कंपनियां बेस्ड हैं, मतलब यूरोप में हैं, यूएस की बहुत सारी कंपनियां हैं। उन्होंने, मैंने देखा, खेत ले रखे हैं और उसी में उड़ाते हैं, वापस लाते हैं और वीडियोस बनाते हैं। अभी जो है इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस बैटरी कैपेसिटी पे है, इट कांट फ्लाई फॉर वेरी लॉन्ग, 30 मिनट्स 35 हाँ, उतना ही करते हैं। उधर शॉर्ट रेंज शोर भी बहुत है। शोर, हाँ, आवाज बहुत आती है उसके मोटर्स की। जो जी। जिस तरह से हमने देखा था कि इतने बड़े मशीन्स अब छोटे आकार में आने लगे हैं, इस तरह के ब्रेक थ्रूज लगातार आ रहे हैं बैटरी टेक्नोलॉजी में, नॉइजलेस मोटर्स में। ये सब आपको मतलब एट अ इंक्रीमेंटल पेस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 5 to 6 years यू विल सी रोबोट टैक्सीज। एक तो ड्रोन टैक्सी तो आ ही जाएंगे, दे ऑलरेडी लेजिस्लेशन सब प्रिपेयर कर रहे हैं इंडिया में। उसके बाद जो है, आप जिस बात को आप कह रहे थे ड्रोन टैक्सीज, ये भी बिल्कुल इट्स इन द रेल्म ऑफ पॉसिबल। मतलब आने वाले 10 साल में मोबाइल्स और बेहतर हो या ना हो पता नहीं, लेकिन एआई और ड्रोन हमारी इस दुनिया को एक तरह से ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल। द वे, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, वॉर फाइटिंग को जिस तरह से उन्होंने
ट्रांसफॉर्म कर दिया है ड्रोन्स ने, उसी तरह से पर्सनल मोबिलिटी को जो सबसे बड़ी अहमियत उसको देते थोड़ा हैं। कम किया है। मुझे यही शिकायत है इस तकनीक से कि जितना हमने जंगों में इसका इस्तेमाल देखा, और बड़ा, अगर मैं कहूँ अच्छे लफ्ज़ों में कहूँ तो शानदार इस्तेमाल, ईरान ने अपना अस्तित्व बचा लिया है, जी। यूक्रेन ने रूस को भी एक तरह से रोक के रख रोक दिया के है, रखा है, बिल्कुल। भारत पाकिस्तान के बीच में जो हुआ उससे एक बार को तो दोनों देशों की सरकारों को लगा होगा कि हम किस तरह बढ़े जा रहे हैं, बट एटलीस्ट हम परमाणु बम पर नहीं गए, ड्रोन पर रुक गए, बिल्कुल। वहां रुके। लेकिन सिविलियन यूजेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। उतने हमको हो रहे होंगे अमेरिका में, मुझे नहीं पता, Right. लेकिन इंडिया में तो अब तक मेरी दवाई नहीं आई ड्रोन से। दैट्स अ गुड पॉइंट। लेकिन इंडिया में एक, इसका मैं एक यूज केस बताऊंगा। एक दवाई नहीं है, ड्रग्स है, और वो ड्रग स्मगलर्स जो है सबसे ज्यादा जो यूटिलाइज कर रहे थे, ये जो पाकिस्तानी ड्रग स्मगलर्स थे पंजाब में, पंजाब की सीमा में लगातार पिछले 6 या 7 साल से इन्होंने शुरू किया था। आई थिंक बीएसएफ, कोई बीएसएफ ऑफिसर मुझे कह रहा था 500 से ज्यादा उन्होंने ड्रोन्स रिकवर किए हैं। सारे जो हैं वो चाइनीज ड्रोन्स हैं। वो क्या कर रहे हैं कि पहले क्या करना होता था, आपको कुरियर भेजने होते थे, स्मगलिंग, ये वो। अब तो इतना आसान हो गया, ड्रोन भेज दो, आप पैकेट बना दो, पूरी इतने मतलब 5-6 किलो ड्रग्स के आप फ्लाई कर दो। 10 में से अगर 3-4 पकड़े गए, 7-8 तो निकल जाते तो हैं। सर ये तो बम भी गिरा सकते हैं आने वाले कुछ वक्त भी में, कर सकते हैं। ये तो कोई रासायनिक हमला भी कर सकते हैं आने वाले वक्त में। यस। और अगर एआई गाइडेड ड्रोन मिल गए आतंकवादियों जी। को, मतलब अब मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं जियोपॉलिटिकल का शो वो भी करता हूँ, लेकिन कई मुल्कों में तो सरकारें ऐसी बैठी हैं जो खुद आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या भविष्य इतना सुखद है? मतलब हम सोच रहे हैं 10 साल में होगा, 10 साल दूर, मतलब पहले ही कुछ कुछ हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और एक्चुअली विदाउट रिवीलिंग टू मच, ये अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल आया था कि किस तरह से आर्किटेक्चर भी बदल दिया है ड्रोन्स ने। एक डिफेंस मिनिस्ट्री के कई सारे नए बिल्डिंग्स आ रहे हैं, जो सेंट्रल विस्ता के जो रीडेवलपमेंट के था। तो सरकार के एक बहुत सीनियर ऑफिशियल है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उनका ये था कि उनकी जो ऑफिस है उसको मतलब राजपथ की व्यू चाहिए था उनको शायद पहले, लेकिन सिक्योरिटी एडवाइस की वजह से उनके ऑफिस को हटाया गया वहाँ से, एक अलग जगह पे लगाए, क्योंकि उनको ये डर था कि कोई ड्रोन उड़ा के मतलब सीनियर लीडरशिप को टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से आर्किटेक्चर ऑल्सो इज नाउ इवॉल्विंग फॉर दिस ड्रोन थ्रेट, कि कोई भी एक बंदा आ सकता है एक गाड़ी में बैठ के, वहाँ से एक ड्रोन उड़ा सकता है और मतलब कुछ ही मिनटों में एक अटैक कर सकता है, और या स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स, इस तरह बहुत सारे फिल्मों में आ चुके हैं। लेकिन ये अस्तित्व में ये हो सकता है, ये संभव है। हम इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप चूंकि इसे कवर करते हैं लगातार, क्या अभी तक कहीं भी कोई भी ऐसे आतंकवादी संगठन जिनके लिए टारगेट इंडिया रहा है, क्या वो उस तरह की तकनीक पर काम कर रहे हैं? ऐसा कोई इनपुट मिला है? किसी के हाथ पड़ा है कि नहीं पड़ा है? और अगर इंडिया को छोड़ दें तो दुनिया में बहुत सारे आतंकवादी संगठन, अलगाववादी संगठन, उग्रवादी संगठन, चरमपंथी संगठन हैं, जिन, जैसे मुझे भी याद है बात करते करते, एलटीटी पहला था, वो आतंकवादी कहते हैं श्रीलंकाई उन्हें, जिनके पास एयरफोर्स थी। बिल्कुल, एक छोटी सी एयरफोर्स थी उनके पास, तो ये कहा गया हाँ। कि दुनिया में पहला आतंकवादी संगठन है लिट्टे, जिनके पास एयरफोर्स है। तो क्या ऐसा कोई आतंकवादी संगठन दिखाई दे रहा है जिसके पास ये एआई गाइडेड ड्रोन्स जैसी ताकत या तकनीक आ सकती है? आईसिस तो वेरी क्लियरली करीब 2015 या 16 में उन्होंने यूज करना लगा, दे वर यूजिंग स्वॉर्म ड्रोन्स। इनफैक्ट बहुत सारे ये रशिया के बेसिस पे उन्होंने अटैक किया सीरिया में स्वॉर्म ड्रोन्स से, और 100% दे विल डेफिनेटली हैव द नेक्स्ट अटैक। ये एआई यूज करके वो अटैक कर सकते हैं। हमारे एक बेस पे भी अटैक किया गया है, एक ड्रोन अटैक हुआ था जम्मू एयरबेस, आपने कवर किया था क्यों? और क्योंकि मैंने एक सैपर मित्र थे, उन्होंने बताया कि एक बहुत ही डेंजरस अटैक था, क्योंकि ये जो ड्रोन जो एक्सप्लोजिव उसने ड्रॉप किया था वो एक शेप्ड चार्ज है। शेप्ड चार्ज का मतलब है कि एक वेरी स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, आरडीएक्स टाइप का एक्सप्लोजिव है, क्योंकि उसने एक 6 इंच या 7 इंच का जो स्लैब है, कंक्रीट स्लैब को
पेनिट्रेट किया था उस एक्सप्लोजिव ने। बहुत एक स्पेशलाइज्ड तरह का एक कटिंग चार्ज था, और उसने बोला कि इसके पीछे एक मिलिट्री हाथ है, क्योंकि ये नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं हो सकता है। उनको लगा कि एक मिलिट्री अटैक है, शायद पाकिस्तानी डीप स्टेट ने अटैक किया हो। शायद दो बॉम्ब गिराए गए थे जम्मू एयरबेस पे। वो फर्स्ट अटैक है ऑफ इट्स काइंड, जबकि आतंकवादियों ने या फिर अननोन पीपल, अननोन ड्रोन पायलट्स ने इस तरह के एक अटैक कैरी कर दिया। लेकिन दिस इज़ अ वेरी बिग थ्रेट, खास करके हमारे जो VIP प्रोटेक्शन स्क्वाड्स है, उनको ये डील करने में एक बहुत बड़ा एक थ्रेट है। इट्स ऑलरेडी बीन फैक्टर्ड इन, और बहुत सारे हम काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज हम देख रहे हैं, जैसे कि जैमर्स वगैरह। लेकिन ये जो नए जनरेशन की जो ड्रोन्स आ रहे हैं, वो इवन डेडलियर है, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, क्योंकि वो वायर गाइडेड है। वायर का मतलब ये है कि कोई रेडियो ट्रांसमिशन नहीं है। नॉर्मली जो है, आम ड्रोन्स को आप एक सिग्नल है जिसको वो अगर आप सिग्नल को जैम करते हो तो मतलब ड्रोन एकदम इट कैन बी डिफीटेड, इट कैन बी जैम्ड, इट कैन बी स्टॉप्ड। ड्रोन पागल हो गया, ड्रोन पागल हो गया और गिर गया, कोई डायरेक्शन नहीं है। बिल्कुल, आपने वो सिग्नल कर दिया, सिग्नल काट दिया। लेकिन यहाँ पर जो है वायर गाइडेड ड्रोन्स जो है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टॉप। और जो रशिया यूक्रेन वॉर की सबसे बड़ी जो सीख है आज के कुछ महीनों, करीब 2 साल से, ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स है। फाइबर ऑप्टिक केबल से वो उड़ते हैं और एक तरह से एम्बुश भी करते हैं, जाके बैठ जाते हैं रोड के साइड पे। आप इनका सिग्नल नहीं जाम कर सकते? आप सिग्नल नहीं जाम कर सकते। वो बैठ जाते हैं और वेट करते हैं एक चीते की तरह। दे आर वेटिंग फॉर द प्रे, जैसे कि गाड़ी या कुछ आ गया, फुर करके उठ के घुस गया अंदर गाड़ी के अंदर। तो अब इस पॉडकास्ट में मैं फिर ये पूछूं, शायद पूछ लेना चाहिए, अब आ गया है वो टाइम, कौन कौन सी तकनीक इररिलेवेंट होने वाली है? जैसे कुछ चीज़ें हो जाएंगी क्या? नंबर 1, अमेरिका या अफ्रीका जैसे देशों में जहाँ लोग बहुत दूर दूर बसे हैं, क्या वहाँ पर पोस्टल सर्विसेज की इंसान आ रहा है, डिलीवरी सर्विसेज, कि किसी को अपनी मोटरसाइकिल लेके या कुछ लेके पहुँचना पड़ रहा है, वो इररिलेवेंट हो जाएगा? क्या सीमा पर खड़े जवान, उनका वहाँ खड़ा रहना इररिलेवेंट हो जाएगा, वहाँ ड्रोन्स चलाएंगे? क्या टैंक्स बड़े बड़े, इतने उन्होंने वर्ल्ड वॉर्स देखा, टैंक्स ने जिताया, हमको भी जिताया पाकिस्तान से, बांग्लादेश बनाया, क्या वो इररिलेवेंट हो जाएंगे क्योंकि ड्रोन्स ऊपर अटैक कर देते हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं? आपको क्या लग रहा है? जैसे यूट्यूब पे कुछ लोग नहीं बनाते वीडियो की 10 साल बाद क्या होगा अगर ऐसी तकनीक चलती रही, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आई कैनॉट लुक बियॉन्ड 10 years। 10 years वाले होराइजन में मुझे लगता है कि ये जो है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग होगा। कुछ टैंक्स होंगे, व्हीकल्स होंगे, फाइटर जेट्स होंगे, लेकिन ज़्यादा जो होंगे डिप्लॉयड, इट विल प्राइमरली बी ड्रोन्स जो जिसको कहते हैं ड्रैम, जिसको बोलते हैं ड्रोन्स, रॉकेट्स, आर्टिलरी और मिसाइल्स, ये ज़्यादातर डिप्लॉय होंगे। और जैसे कि इन्फेंट्री हमें देखने को मिलता था पहले, जो इन्फेंट्री चार्ज होते थे, बैनेट चार्ज सब करते थे, ऑल दैट इज गोइंग टू फिनिश। और एक तरह से हमें स्मॉल टीम ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे। जो पहले जो मास्ड इन्फेंट्री थे, ये मशीन गन के आने से क्या हुआ था कि मास्ड इन्फेंट्री चार्जेस, फॉर्मेशन में इन्फेंट्री आगे बढ़ती थी, मशीन गन और ऑटोमेटिक राइफल आने के बाद बोला यार कौन जाएगा मीट करने। हाँ बिल्कुल, सब मारे। तो मतलब फिर देन कंसीलमेंट बिकेम, छोटे टुकड़ियों में जाओ, तो ये हो जाएगा। तो लार्ज स्केल अटैक्स विल बिकम डिफिकल्ट। बट यू नो, एक कोई मैं स्वीपिंग ये नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हर जो जंग है दूसरे जंग की तरह नहीं हो सकता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, किस देश के पास कितने ड्रोन्स डिप्लॉय करने की क्षमता हो, उस पर निर्भर होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। लेकिन व्हाट आई सी इन द नेक्स्ट 10 years कि ड्रोन्स तो बहुत सारे ऐसे टास्क्स को रिप्लेस कर देगी जिसको पहले ज़माने में आपको मैन्ड पायलट्स भेजने थे, फाइटर जेट्स भेजने थे आपको, या फिर टैंक्स आपको भेजने थे। पहले वाले जो फर्स्ट डे ऑफ द वॉर वाले जो ऑपरेशंस है, सबसे रिस्की यही करेंगे। ड्रोन इंडिया बना रहा है, इंडिया लड़ाकू ड्रोन्स बना रहे, बहुत बड़े नंबर्स में बना रहा है। और सिंदूर के बाद, सिंदूर एक तरह से एक वेकअप कॉल। लाख शुक्र कि हम बना रहे हैं ड्रोन। बिल्कुल, हम बना रहे हैं। आपके साथ जो पहले मैंने पॉडकास्ट किए ना, उसमें पॉडकास्ट के लास्ट में
मैं ज़्यादातर निराश ही हुआ हूँ। जी मैंने कई बार बोला, आपने मुझे मायूस कर दिया। जब आपने नेवी की बातें की, उसमें आपने कहा दुनिया ये कर रही है, हम ये नहीं कर पाए। एयरफोर्स की बात की, दुनिया ये कर रही है, हम ये नहीं कर पाए। तो मैंने अक्सर आपसे कहा कि आप मुझे मायूस करके जाते हैं। नहीं, पर नहीं, आपने ये जो बात कही, इससे मुझे अच्छा लगा कि चलो हम इस मामले में नए तरह की युद्ध को देखते हुए बेटर कर रहे हैं, ड्रोन्स बना रहे हैं। लेकिन आई थिंक वी शुड ऑल्सो हैव जो ऊपर से जो पुश है वो अभी तक आया नहीं है। बना रहे हैं लेकिन एक तरह से एक मैन सिस्टम्स कमांड हो या ड्रोन प्रोटेक्शन फोर्स, उस तरह से हम नहीं कर। अभी भी जो है हमारे एफर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा ड्रोन्स खरीद रहे हैं हम, मास प्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक ऑल ऑफ मिलिट्री वाली जो फोकस्ड अप्रोच है जिसको स्ट्रक्चरल बिल्कुल। फोकस्ड वो नहीं है। हत्ती मार रहे हैं, अभी हम शुरू कर रहे हैं, टक 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 और नंबर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बट इसकी जो यूज़ केसेस हैं उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं कि वी आर नॉट लुकिंग एट। सबसे बड़ी जो है अब हम जो अब फोकस कर रहे हैं इट्स ऑन ड्रोन्स। बट जैसे मैं कह रहा था कि AI इनेबल्ड ड्रोन वॉरफेयर, उस पर हम अब भी एक्चुअली वी आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप्स, बेबी स्टेप्स हम ले रहे हैं उस पर। सर क्या महंगा पड़ता है क्या, इसलिए नहीं कर पा रहे? कितना महंगा पड़ता है, कितने पैसे? बेसिकली महंगा नहीं है, आपको मतलब इन्वेस्टमेंट करने होते हैं इस पे। पहला तो आपको डिफाइन करना है कि मेरी क्या यूज केस है, व्हाट डू आई नीड इट, ये क्या करेगा मेरे लिए। जैसे कि इजरायलीज जो है, क्योंकि इट्स बेसिकली एक गैरिसन स्टेट है, वो तो हमेशा देर ऑलवेज एट वॉर, तो उनकी सबसे ज़्यादा इनोवेशंस मिलिट्री इनोवेशंस होते हैं। जैसे ये गाजा वॉर में उन्होंने यूज़ किया था। छोटा देश है, कम आबादी है, तो उन्हें तो वैसे भी ज़रूरत है, बहुत है, वर्क फोर्स के हिसाब से भी ज़रूरत है, डिलीवरी सब है, सब कुछ है। बॉम्ब भी डिलीवर करते हैं और पिज्ज़ा भी डिलीवर करते हैं वो। और इसीलिए उन्होंने फिर सोचा कि AI जो है, AI और ड्रोन की जो पहले इंटीग्रेशन है, इजरायलीज ने किया था 3-4 साल पहले। दे आर द वंस हु स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट। हमने अभी बातें शुरू की है, इसके बारे में बात करना हमने शुरू किया है, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है दुनिया, मुझे कभी कभी डर लगता है कि कोई और ना आके हम पे हमला करे, क्योंकि इसका जो है, जैसे वो पुतिन का जो था कि जो भी इसको मास्टर करेगा वो तो दुनिया का सरताज बन जाएगा। जो मैंने आपसे कीमत वाला सवाल पूछा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर अभी तक जितना हमने पढ़ा सुना देखा, उसमें यही कहा जाता है कि ड्रोन सस्ते पड़ते हैं। ईरान भी इसलिए बना रहा है, यूक्रेन ने भी बना लिया। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपने कभी स्टडी किया होगा, एक लड़ाकू ड्रोन ठीक ठाक कितने तक का बन जाता है? क्योंकि लोगों को तब समझ में आएगा कितना हज़ार, कितना लाख, क्या कीमत है इसकी। एक ईरान की जो ड्रोन्स हैं, शाहिद 136 ड्रोन्स, वो $30,000 के। उसको जो इसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो US और UAE ने, सऊदी अरेबिया ने जो मिसाइल्स फायर किए, पेट्रियट मिसाइल, हर एक पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल 1 मिलियन का होता है। आप कितने पेट्रियट मिसाइल बनाओगे? ये भाई साहब तो पिछले 20 साल से स्टॉक पाइल कर चुके हैं। इतने सारे सर, एक अगर 30 लाख रुपए का पड़ रहा है, $30 लाख, तो अब नहीं, 30 लाख रुपए, हाँ 30 लाख रुपए का अगर एक पड़ रहा है तो इतना सस्ता भी नहीं है। सस्ता नहीं है, लेकिन इट इज उसके क्या उसे रोकने की तकनीक महंगी है, उसके रोकने लेकिन की तकनीक ये कोई सस्ता नहीं है। 30 लाख रुपए भी ठीक है, लेकिन आप इतने वॉल्यूम पे बना रहे, 30 लाख से भी कम हो सकता है। अच्छा, 10 लाख भी हो सकता है। लेकिन आप सोच लिए ब्रह्मोस मिसाइल की क्या कीमत है? क्या कीमत है? 40 करोड़ एक मिसाइल। एक ब्रह्मोस की कीमत 40 करोड़ है। ये फर्स्ट क्लास, इट इज द रोल्स रॉयस ऑफ मिसाइल्स जो आप कहते हैं। लेकिन आप इतने सारे नहीं यूज कर सकते, नहीं बना सकते। बना भी सकते हैं तो यूज नहीं कर सकते एक साथ। हाँ, तो आप एक तरह से एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि एक 50 लो कॉस्ट ड्रोन फायर करेंगे और बीच में से एक ब्रह्मोस आ जाएगा। 50 जो है आपके, अच्छा, समझाने के लिए बताइए क्यों नहीं कर सकते हम 50 ब्रह्मोस एक साथ? महंगा है, ये तो मैं समझ गया, और क्या कारण है तकनीकी? कोई कारण नहीं है। आप अपनी स्टॉक पाइल क्यों कम करना चाहते हैं? वो एक्सपेंसिव मिसाइल है, कह रहे हैं समय लगता है उसको बनाने में। मत मारो हर बार ना। हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे अस्त्र पहले फेंको। अगर आप गुलेल से काम कर, अगर गुलेल से काम हो रहा है तो आप गुलेल यूज करो। तो दैट इज व्हाट ईरान ने ये किया। इकोनॉमी ऑफ वॉरफेयर जो है, सस्ते तरह से कैसे आप लड़ सकते हैं, जंग लड़ सकते हैं, वो उन्होंने दिखाया। ये हमें भी सीखना। ये नहीं कि जैसे मैं कह रहा था कि एवरी वॉर विल नॉट बी रेप्लिकेटेड एवरीवेयर। ईरान वाली जो सिचुएशन है बहुत ही अलग है, हमारी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बोलेंगे यार
हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, हम ऐसे जंग नहीं लड़ेंगे। हमने देखा सिंदूर में क्या हुआ, बिल्कुल। पहली बार शुरू में तो सोचा ही नहीं था बिल्कुल कि इस तरह की होगी इस बार। नॉन कॉन्टैक्ट काइनेटिक। इस बार बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं पूछना अब ये चाहूँगा, पॉडकास्ट के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो मैंने कहा था कि अगले 10 साल में क्या क्या बंद हो जाएगा। मुझे लगता है कि ओला उबर हवा में उड़ेंगे, ये भी संभव है ना? बिल्कुल और भले ही घर घर ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जो प्रिविलेज लोग हैं, पैसा है, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, वो शायद ड्रोन से डिलीवरी करा लें अपने यहाँ, बिल्कुल और ये भी बड़ी हो सकता कंपनियां है। उनको ऑफर दें कि हम आप तक पहुंचा देंगे, बाकी तो जैसे जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है रोज़गार उससे पता नहीं कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, लेकिन एक चिंता उसके बारे में भी बढ़ेगी, जैसे लेकिन एआई को लेकर हुई है। बिल्कुल, लेकिन अलग सेक्टर्स में रोजगार आ जाएंगे। हाँ, दैट मे बी। इज ट्रेडिशनल वाले अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो अलग अदर सेक्टर्स विल कम अप व्हिच विल नीड योर एक्सपर्टीज, डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स। एक चीज़ है लेकिन, युद्ध में पहले जब कोई किसी को मारता था दिखता था, हम भी कई बार बातें करते हैं। अब कोई किसी को देख नहीं रहा है, दूर से बस ऐसा है जैसे वीडियो गेम चला रहे हैं आप, और हो सकता है वीडियो गेम अच्छा खेलने वालों की नौकरियां बढ़ जाएं, बिल्कुल, आप उनको हायर करें कि तुम वीडियो गेम अच्छा खेलते हो, ये ड्रोन चला प्लेस्टेशन दो। वाले सारे। बट सर सीरियसली, वो जो एक इंसानी मूल्य होता है, वो जो किसी को दर्द में देखकर इंसान को दर्द होता है, खून बहता देखकर लगता है मैं क्या हिंसा कर रहा हूँ। अतीत में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जब कोई महापुरुष बन गया हिंसा देखकर, बिल्कुल। लेकिन ये संभावनाएं ड्रोन तो कम करने वाला है। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ड्रोन्स। जो कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स जो हैं, आप जैसे कि उसका मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स आप चला रहे हैं गॉगल्स लगा के, आपकी आंखों के ऊपर ऐसा लग रहा है कि आप ही उड़ रहे हैं ड्रोन केस में। और ये इतनी दर्दनाक है जो वीडियोस आ रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, जबकि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से जाके लोगों की सोल्जर्स की हत्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल सोल्जर्स को मार रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे आप मतलब आपके एडवर्सरी को आप उनके आईबॉल्स तक को देख रहे हैं, इतनी Yes. हाई क्वालिटी। यूट्यूब पर है कहीं सरेंडर के वीडियोस हैं, सरेंडर के हैं, बट बहुत सारे ऐसे डेथ के भी वीडियोस है। तो मुझे लगता है कि आई मीन देयर मस्ट बी केसेस ऑफ दिस कि यूएस पायलट्स जो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे, बहुत कई सारों को जो कि वो एरिजोना में बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, अफगानिस्तान में लोगों को मार रहे हैं, टेररिस्ट को मार रहे हैं, उनको बहुत सारे लोगों को पीटीएसडी होने लगा था। मूवी आई थी स्नाइपर, है ना? एक मैं वो बता रहा हूँ, स्नाइपर मूवी आई थी जिसमें एक स्नाइपर मारता है, दूर से निशाना लेता है, लेकिन जब वो घर लौटता है तो बहुत परेशान है, क्योंकि वहाँ तो प्रोसेस हुआ नहीं, बाद में प्रोसेस हुआ। तो मैं, हालांकि मुझे पता है कि ये पॉडकास्ट ड्रोन के बारे में, मगर मैं एक मेंटल हेल्थ की बात भी कर रहा हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि आप रोबोट से करवा रहे थे, अभी तो आप इंसानों से ही करवाओगे जो करवाओगे। इसकी घटनाएं भी तो बढ़ेंगी, बहुत बहुत बुरी तरह से बढ़ जाएंगे। और ये हर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस कैसे, मैंने बहुत सारे सोल्जर्स से बात किया है श्रीलंका में, खास करके एलटीटी को जब फाइट कर रहे थे, तो बहुत सारे सोल्जर्स को ऐसे पीटीएसडी हो गया था। और एक जनरल बता रहा था, अरे यार मेरे जो सोल्जर्स हैं वो आज भी भूत देख रहे हैं, इधर उधर चिल्ला रहे हैं, सपने आ रहे हैं उनको। तो मैं बोल रहा था कि यार ये तो सब ये पीटीएसडी है, कि मतलब उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा है, बेरहमी से मारा होगा, और वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। और मैंने इसको मुंबई पुलिस के जो एनकाउंटर, सो कॉल्ड एनकाउंटर कॉप्स है, एक पुलिस वाला मुझे बहुत साल पहले बता रहा था कि मैं बोला यार आप कैसे मार सकते हो लोगों को ऐसे एनकाउंटर्स में। उस वक्त हमें पता नहीं था कि किस तरह के एनकाउंटर्स थे, थोड़ा सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस वाले थे। वो कहता था कि पहले जब मैं करता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे नींद नहीं आती थी और वगैरह, लेकिन उसके बाद मुझे लगा यार ये सारे तो बुरे लोग हैं, तो मैं जस्टिफाई करता था, तो उसके बाद में सब ठीक हो गया। तो इस तरह के केसेस 100% होंगे। मतलब दोनों तरह के हैं, एक बिल्कुल पीटीएसडी जिसमें आदमी परेशान होगा, दूसरा ये वाला जिसमें आदमी सोच ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मारे जाओ और घर बैठो। हाँ बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि लोगों को इस तरह की पीटीएसडी से बचाने के लिए वो बोलेंगे यार मशीन्स ही डिसीजंस लेंगे, अब ऑटोनोमस मशीन्स हो जाएंगे। मैं भी वहीं आ रहा था। वो दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग ऑफ थिंग कि आप वॉरफेयर जैसे
इट्स नॉट कूल. आई मीन वॉर फाइटिंग, किलिंग ह्यूमंस एंड ऑल दैट, उसको आपने पूरी तरह से डेलीगेट कर दिया एक मशीन को. तो ऑटोमेट कर दिया आपने किलिंग को. दैट इज द बिगेस्ट मॉरल एथिकल डायमेंशन. ये AI जनरेटेड, AI enabled warfare, AI enabled robots. क्या आप रोबोट्स को ह्यूमन बींग्स को मारने की परमिशन दोगे? इस तरह की ऑटोनोमस रोबोट्स को, मतलब अपने आप वो डिसीजन लेंगे कि इस ह्यूमन को हम मार देंगे या वगैरह. तो ये ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है. ये LAC में मेरे कुछ दोस्त हैं फौज में, बता रहे थे कि ऐसे कई सारे चाइनीज़ ड्रोन्स आ रहे थे उनकी तरफ और वो ऐसे आके निकल जा रहे थे. बिकॉज एंड उनका ये एनालिसिस ये है कि दे आर एक्चुअली फोटोग्राफिंग सोल्जर्स, कि अगर कॉन्फ्लिक्ट में अटैक करना हो तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, सोल्जर्स को अटैक करना है या सिविलियन को अटैक करना है. अगर ऑफिसर है तो पहले ऑफिसर को अटैक करेंगे वो. इस तरह की रिसर्च हो रही है दुनिया में. तो इट्स अ बिग मॉरल डिलेमा एक्चुअली. आखिर किस में दिशा आपने में हम मुझे फिर से उदास और मायूसी किया. तो अनफॉर्चुनेटली ये टेक्नोलॉजी जो है एक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में जो कहते हैं डबल एजेड स्वॉर्ड है टेक्नोलॉजी. बिल्कुल. पिज्ज़ा भी डिलीवर कर दिया आपकी ड्रोन, और बॉम्ब भी डिलीवर करता है, और आतंकवादी भी यूज़ करता है, आपके सैनिक भी यूज करेगा. सैनिक भी यूज़ कर रहे हैं. तो इसकी जो है टेक्नोलॉजी की हमेशा इट हैज़ डबल यूजेस, डबल एजेड स्वॉर्ड है. तो नियत पर है आपकी. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी. धन्यवाद नितिन. थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर. मेरा ख्याल है कि ठीक ठाक सवाल मैंने पूछ लिया आपसे. हालांकि मेरे पास सवालों का पुलिंदा है, बहुत भारी भरकम रिसर्च थी मानव की, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये इकलौता पॉडकास्ट नहीं होगा ड्रोन्स पे. हमें फिर बैठने पड़ेगा कई बार. बिल्कुल. थैंक यू. ऑलवेज अ प्लेजर. बहुत शुक्रिया सर. धन्यवाद. इतने धैर्य से सुनने के लिए, देखने के लिए आपका भी शुक्रिया. ड्रोन पर ये बात हुई संदीप उन्नीथन से, पहले भी कई बार हम उनके साथ बैठे हैं, लेकिन ये कितना एक तरफ उत्साहित करता है कि 10 साल बाद दुनिया कितनी बदल जाएगी ड्रोन और AI से, और ये कितना उदास करता है कि युद्ध भी उससे अछूते नहीं रहेंगे और उसका शिकार अंततः कौन होगा? हम और आप, निर्दोष लोग, कभी कभी बीच में बुरे लोग भी, लेकिन कोई जो बुरा किसी को लगता है वो किसी का अच्छा भी है. तो कितनी जटिल है दुनिया संदीप जी. बिल्कुल. कैसे कर रहे हैं आप इतने सालों से ऐसी दुनिया में काम? बहुत बहुत शुक्रिया. कमेंट बॉक्स खुला है, जो आपकी राय हो लिख दीजिएगा, सारे कमेंट्स पढ़ते हैं हम.